तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा प्राइम वीडियो पर आई एक मलयालम क्राइम सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर मूवी को। इस मूवी का नाम है कोल्ड केस। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है। इसकी IMDb रेटिंग है 6.1 स्टार्स आउट ऑफ 10। इसको आप हॉरर मिस्ट्री कह सकते हैं। और दोस्तों मैंने हाल ही में ही एक्सप्लेन किया है पिज़्ज़ा 3 द मम्मी फिल्म को। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम वाराणसी के अंदर एक पंडित जी को किसी औरत के ऊपर से किसी पोजेशन को हटाते हुए देखते हैं, जिसके अगले ही पल हम केरला के अंदर एक मौलवी को किसी लड़के के ऊपर से पोजेशन हटाते देखते हैं। जिसके बाद हमको ये पता चलता है कि ये तो बस एक शो की फुटेज है जो कि हॉरर से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करती है। और इस शो को मेधा नाम की एक लड़की डायरेक्ट करती है, जिसने हाल ही में अपने पति से डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है। और उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम चीनू है। मेधा आज ऑफिस से जल्दी जा रही होती है क्योंकि वो रहने के लिए नया घर ढूंढ रही थी और उसे आज घर देखने जाना था। जिस बीच ऑफिस से बाहर जाते हुए उसके बॉस की बेटी मेधा को रोककर उसे इनडायरेक्टली टॉन्ट मारते हुए कहती है कि उसका काम पर उतना ध्यान नहीं है और उसके हॉरर शो की भी वॉचिंग नीचे गिरती जा रही है। जिन बातों को ऑब्वियसली मेधा इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। अब आगे उसे अपनी मदर इन लॉ यानी कि सास का कॉल आता है, जो कि सेम मेधा को डिवोर्स लेने के फैसले पर टॉन्ट मारती है और उसे कहती है कि तुम चीनू का ख्याल नहीं रख पाओगी। जिसको सुनकर मेधा गुस्से में कॉल कट कर देती है। अब वहां से वो घर देखने जाती है जो कि उसे पहले ही नजर में पसंद आ जाता है और मेधा उसे फाइनल कर देती है। जिसके बाद वो अपनी बेटी चीनू और अपनी मेड के साथ उस घर में शिफ्ट हो जाती है। खैर तभी हम एक मछुआरे को देखते हैं जिसको मछलियां पकड़ते हुए एक बहुत ही बड़ा प्लास्टिक बैग नदी से मिलता है, जिसे खोलकर देखने पर उसके अंदर एक इंसान के सर का कंकाल था। जिसके बाद ये बात आग की तरह फैल जाती है और पुलिस ऑफिसर्स उस कंकाल को देखने भी आते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ उस इंसान का स्कल मिला था, तो ये बात पक्की थी कि ये एक मर्डर केस है, जिसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए ACP सत्यजीत को भेजा जाता है, जो कि इस कंकाल को फॉरेंसिक लैब में भेजकर उन लोगों के बारे में पता करने लगता है जो कि पिछले कुछ समय से गायब हुए थे। अब आगे फॉरेंसिक एक्सपर्ट से सत्यजीत को ये पता चलता है कि ये जो कंकाल है यानी कि ये जो सर है वो किसी लड़की का है, जिसकी उम्र करीब 25 से 30 के बीच रही होगी। पर जब सत्यजीत ऐसी ही किसी लड़की के बारे में उन लापता लोगों की लिस्ट में चेक करने की कोशिश करता है, तो उसे वहां ऐसी किसी भी लड़की के बारे में पता नहीं चलता जिसके बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई गई हो। जिसके बाद में सत्यजीत ये सोचने लगता है कि शायद ये लड़की इस स्टेट की ही नहीं है, या फिर ये हो सकता है कि ये लड़की अनाथ है, जिस वजह से इसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट किसी ने नहीं लिखवाई। दूसरी तरफ हम मेधा को देखते हैं जो कि अपने डिवोर्स लॉयर और फ्रेंड हरिता से मिलने जाती है। और वहां से हमको ये पता चलता है कि मेधा की एक बहन भी हुआ करती थी, जिसने लगभग 1 साल पहले खुद की जान ले ली थी। और उसने ऐसा क्यों किया ये सच आज तक कभी सामने नहीं आया। खैर अब उस रात मेधा जब सो रही होती है तभी अचानक से उसके घर में पानी भरने लगता है, जिससे कि उसकी नींद खुल जाती है। और जब वो चेक करती है तो उसकी मेड बहुत डरी हुई थी, जिसका रीजन बताते हुए वो मेधा से ये कहती है कि मैंने घर में किसी के रोने की आवाज सुनी थी और किसी लड़की को किचन के कोने में बैठकर रोते हुए देखा भी था। और इनडायरेक्टली मेड ये कहना चाहती थी कि इस घर के अंदर कोई आत्मा है। पर मेधा आत्मा वाली बातें सुनकर गुस्सा हो जाती है और अपनी मेड से जल्दी से घर साफ करके वापस हो जाने के लिए कहती है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर वो हॉरर शोज को बनाती है तो इन चीजों पे वो यकीन नहीं करती थी। वो इसको खाली एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मानती। खैर आगे हम सत्यजीत को उसी केस पर इन्वेस्टिगेट करते हुए देख पाते हैं, जिस वक्त उसे मिलने उसका शराबी मामा आता है, जो कि सत्यजीत से पैसे मांगने लगता है और वो उसे पैसे देकर वहां से जाने के लिए कहता है। खैर इसके कुछ ही देर के बाद में सत्यजीत को एक दूसरे फॉरेंसिक एक्सपर्ट से ये पता चलता है कि जो स्कल उनको मिला था वहां पर एक नकली दांत भी लगा हुआ है, यानी कि वो जो भी लड़की थी उसने मरने से पहले डेंटल ट्रांसप्लांट करवाया हुआ था। खैर सत्यजीत इसी को एक क्लू मानकर ये पता करने की कोशिश करने लगता है कि ये ट्रांसप्लांट किस क्लिनिक से हुआ होगा और उस पेशेंट का नाम क्या है। जिसके बाद फाइनली उसको पता चलता है कि ये स्कल ईवा मारिया नाम की एक लड़की का है और बाकी डिटेल्स भी उससे मैच कर रही थी। दूसरी तरफ हम मेधा को देखते हैं जिसे अब घर के अंदर कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फील होती हैं, जिससे कि उसे अपने पहचान के एक पैरानॉर्मल रिसर्चर ज़ारा की याद आती है, जिसे भूत प्रेत आत्माओं के बारे में काफी नॉलेज थी। ज़ारा की आंखें नहीं होती पर वो हर तरह की एनर्जी और उसकी प्रेजेंस को पहचान सकती थी। मेधा अब ज़ारा से अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है, जिसके बाद वो उसके घर आकर कुछ रिचुअल्स को करती है और उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर किसी आत्मा का वास है। ज़ारा मेधा से कहती है कि यहाँ पर ईवा मारिया नाम की एक लड़की की आत्मा है जो कि तुमसे कुछ कहना चाहती है और शायद वो तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना भी चाहती है। अब इस तरफ सत्यजीत मेधा
मेधा के परिवार के बारे में पता करते हुए उनके गांव पहुंच जाता है, जहां पर गांव के एक आदमी से उसे पता चलता है कि ईवा के पिता का नाम फिलिप था, जो कि काफी अमीर थे। पर जब मेधा की मां की मौत हुई तो फिलिप ने लेजी नाम की एक औरत से शादी कर ली, जिससे फिलिप को 2 बच्चे हुए थे। लेजी बिल्कुल भी ईवा को पसंद नहीं करती थी, जिस वजह से आगे जाकर फिलिप को ईवा को बाहर पढ़ने के लिए भेजना पड़ा। अब कुछ ही समय के बाद में फिलिप की मौत हो गई, पर मरने से पहले ही उसने ऑलमोस्ट अपनी सारी प्रॉपर्टी ईवा के नाम कर दी थी, जिस वजह से लेजी के परिवार को कुछ नहीं मिला और वो उस गांव से चले गए। अब फिलिप की मौत के वक्त ही ईवा गांव गई थी और उसने जाने से पहले वो सारी प्रॉपर्टी बेच दी थी। अब सत्यजीत आगे लेजी के परिवार से मिलने जाता है, जहां पर उसको वो बताती है कि ईवा ने अपनी बिरादरी के बाहर किसी लड़के से शादी कर ली थी, पर उसके बाद क्या हुआ उसका उसे नहीं पता। दूसरी तरफ मेधा भी ईवा मारिया के बारे में और जानने की कोशिश करती है, जिससे कि उसे फेसबुक पर ईवा की प्रोफाइल दिखती है और उसके म्यूचुअल फ्रेंड्स में हरिता भी दिखाई देती है, यानी कि हरिता ईवा को जानती थी। मेघा फिर हरिता को कॉल करके उससे ईवा के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसको बताती है कि ईवा और उसके हस्बैंड दर्शन का मैंने ही डिवोर्स कराया था और उसके हिसाब से दर्शन उसके ही ऑफिस में काम करता है, तो वो ईवा के बारे में उससे पूछ सकती है। अब मेघा फिर दर्शन से मिलने जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि सत्यजीत पहले ही केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए दर्शन तक पहुंच चुका था। वहां पर दर्शन सत्यजीत से कहता है कि मैं आपको ये बातें कल बताऊंगा अकेले में। अब अगले दिन दर्शन के घर पर वो सत्यजीत को ईवा और उसके रिश्ते का सच बताता है। वो कहता है कि ईवा से शादी करना उसकी एक गलती थी और ये जल्दी में लिया हुआ फैसला था, जिसका आगे जाकर उन दोनों को अंदाजा हुआ, जिसके बाद उन दोनों ने ही डिवोर्स ले लिया। पर जब वो उसके साथ रिश्ते में था तब उसने अपने बिजनेस को बनाने के लिए उससे 3 करोड़ रुपए लिए थे, जो वो डिवोर्स के बाद उससे मांगने लगी, जिसको लौटाने के लिए उसके फादर इन लॉ ने उसकी मदद करी, यानी कि उसकी नई वाइफ के फादर ने, जिसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं किया। सत्यजीत इसको सुनकर दर्शन से कहता है कि ईवा की मौत हो चुकी है, जिसको सुनकर वो हैरान रह जाता है। खैर कुछ ही देर के बाद में सत्यजीत को फॉरेंसिक डॉक्टर का कॉल आता है, जो कि उसे एक और मर्डर केस के बारे में बताते हैं, जिसमें उन्हें किसी लड़की का कटा हुआ हाथ मिला है। सत्यजीत अगले दिन उस हाथ की फॉरेंसिक रिपोर्ट लेने जाता है, जहां पर उसको पता चलता है कि ये भी ईवा मारिया का ही है और उस हाथ पर किसी के बाल भी मिले थे, जो कि छोटे बाल हैं, जिससे कि सत्यजीत इस फैसले पर आता है कि ईवा के हाथों पर जिसके बाल मिले हैं वही ईवा का खूनी होगा। उसका कहना था कि हो सकता है कि ईवा ने मरते वक्त खुद को बचाने के लिए उसके खूनी के बाल को पकड़ लिया होगा। अब सत्यजीत वहां से उस जगह पर जाता है जहां पर ईवा और दर्शन शादी के बाद रहा करते थे, जहां उसे वहां के मकान मालिक से ये पता चलता है कि शादी के कुछ ही वक्त के बाद में दर्शन और ईवा के झगड़े होने लगे थे, जो कि बीच में रुक गए थे, लेकिन चीजें वापस से बिगड़ने लगी थी, जिसके बाद दोनों ने डिवोर्स ले लिया। उन लोगों ने ईवा को आखिरी बार एक लड़की के साथ देखा था, जिसके साथ ईवा कार से कहीं जा रही थी और उस लड़की के बाल छोटे छोटे थे, यानी कि सत्यजीत का अंदाजा गलत हो गया था। खैर इस बात को सुनते ही सत्यजीत को विश्वास होने लगता है कि वो गलत था और वो छोटे बाल वाली लड़की है जिसने कि ईवा को मारा है। अब इसी बीच हम मेधा को देखते हैं, जिसे मिलने उसकी सास उसके घर आती है ताकि वो उसके डिवोर्स के फैसले को बदल सके। पर इसी बीच जब वो चीनों के साथ खेल रही होती है तभी उन्हें घर के अंदर किसी के होने का एहसास होता है, जिसके बाद उन्हें किसी के पैरों के निशान अपने आप बनते हुए और फ्रिज की तरफ जाते हुए देखते हैं, जिसे देखते ही मेधा की सास वहां से डरते हुए भाग जाती है और ये फ्रिज इस घर के पिछले ओनर का था। अब आगे सत्यजीत ईवा के हॉस्टल पहुंचता है, जहां पर ईवा कॉलेज के टाइम पर रहा करती थी। वहां से उसको पता चलता है कि ईवा ने दर्शन के साथ रिश्ते में आने के बाद हॉस्टल में रहना छोड़ दिया था और उसके बाद वो हॉस्टल के केयर टेकर के कॉल्स भी नहीं उठाया करती थी। और जब ईवा से इसके बारे में जानने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करा गया तब उसने रिप्लाई में लिखा कि मैं जर्नी पर जा रही हूँ। अब वहाँ केयर टेकर से सत्यजीत को ये बात भी पता चलती है कि कुछ ही दिन पहले यहाँ पर एक औरत ईवा के बारे में पूछते हुए आई थी, यानी कि कोई और भी ईवा के बारे में पता कर रहा था। सत्यजीत केयर टेकर से ये कहकर जाता है कि अगर वो लेडी उसे वापस दिखे तो वो उसे तुरंत कॉल करके बुलाए। अब आगे सत्यजीत ईवा के फेसबुक पोस्ट को देखता है, जिससे उसे एक बहुत ही शॉकिंग चीज पता चलती है कि ईवा की मौत के लगभग 6 से 9 महीने तक ईवा का फेसबुक एक्टिव रहा और उसमें नए नए पोस्ट आते रहे, जिसके अंदर ज्यादातर पोस्ट वाराणसी के थे ताकि ऐसा ना लगे कि वो मर गई है। तो अगर यहाँ पर ईवा की मौत इतने टाइम पहले हो गई थी तो उसका फेसबुक चला कौन रहा था, जिसका जवाब बिल्कुल साफ था, यानी कि उसका किलर। अब उन्हीं पोस्ट में से एक पोस्ट में सत्यजीत को एक कोविड वैक्सीन का कैंप दिखाई देता है, जिससे उसे कुछ याद आता है। असल में केरला गवर्नमेंट ने कोविड के समय पर अपने सिटीजन्स को सभी स्टेट से सेफली वापस लिया था, यानी कि मर्डरर जो भी हो वो कोविड के वक्त पर वाराणसी के अंदर था और वो भी उस समय गवर्नमेंट सेफ्टी स्कीम के जरिए केरला वापस आया जरूर होगा, तो जरूर उस वापस आए लोगों के लिस्ट में उसका नाम हो सकता है। अब जब सत्यजीत उस लिस्ट को चेक करता है तो उसे उसमें ईवा मारिया का नाम दिखता है, यानी कि मर्डरर ने अपनी पहचान ईवा मारिया रखी थी ताकि उसकी असली पहचान सामने ना आ पाए।
पर तभी उस लिस्ट में सत्यजीत को अपने शराबी मामा का नाम भी दिखाई देता है, जो कि उस वक्त पर वाराणसी गए थे। अब सत्यजीत फिर अपने मामा से ईवा मारिया के बारे में पूछता है, तो उसके मामा जवाब देते हैं कि वो ईवा मारिया को जानते हैं और उन्होंने उस वक्त उससे बात करी थी। अब सत्यजीत फिर उन्हें ईवा की फोटो दिखाता है और कहता है कि इसकी मौत हो चुकी है, जिस पर उसके मामा शॉकिंगली कहते हैं कि ये ईवा मारिया नहीं है, मैंने जिससे उस दिन बात करी थी वो तो कोई और ही थी, और यहाँ तक कि उसने कुछ दिन पहले उसे इसी शहर में घूमते हुए भी देखा है। इसके बाद सत्यजीत अपने मामा से ये कहता है कि अगर आपको वो वापस दिखे तो उसे कॉल कर दें। अब सत्यजीत इन्वेस्टिगेशन के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि ईवा की जान पैसों के लिए ली गई थी, क्योंकि ईवा के पास दर्शन से मिले हुए 3 करोड़ रुपए थे, तो पैसों के लिए ही खूनी ने उसका खून कर दिया। खैर अब आगे सत्यजीत को केयर टेकर का कॉल आता है, जो कि उसे ये कहती है कि जो औरत ईवा के बारे में जानने के लिए कुछ दिन पहले आई थी वो इस वक्त टीवी पर आ रही है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मेधा थी। जी हाँ, असल में मेधा ही ईवा के बारे में खोजते हुए उसके हॉस्टल आ गई थी। अब सत्यजीत मेधा से मिलने जाता है और बातों ही बातों में मेधा उसे अपनी भूत प्रेतों को लेकर सोच बताती है, जिस पर सत्यजीत कहता है कि मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करता। तभी सत्यजीत को किसी का कॉल आता है, जिसके बाद वो मेधा को जाकर कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि ईवा का खूनी कौन है, जिसे रिवील करते हुए वो मेधा को उस मर्डरर की फोटो दिखाता है और शॉकिंगली वो कोई और नहीं बल्कि हरिता ही थी। जी हाँ, जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि दर्शन से डिवोर्स के बाद में ईवा के पास बहुत सारे पैसे आ गए थे, यानी कि यहाँ पर दर्शन झूठा नहीं था, और ये बात हरिता को पता चल गई थी और इसी चीज ने हरिता के मन में पैसों के लालच को जगा दिया। हरिता को उस वक्त पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने ईवा को किसी बहाने रात को अपने घर पर बुला लिया और मौका पाकर उसे जान से मार डाला, जिसके बाद उसने उसके शरीर के टुकड़े कर दिए और उसे फ्रिज में रखने लगी, जिसे वो अलग अलग समय पर शहर के अलग अलग कोनों में फेंक दिया करती थी। हरिता लॉयर थी, इसलिए उसे लॉस की अच्छी समझ थी, जिसका फायदा उठाते हुए उसने ईवा के आधार कार्ड पर अपना फोटो लगा दिया, जिसकी मदद से उसने एक नया बैंक अकाउंट बनवाया और ईवा के गांव जाकर उसकी सारी प्रॉपर्टीज बेच दी और उनसे मिले पैसों को अपने पास रख लिया। अब आगे ईवा की मौत का किसी को पता न चल पाए, इसलिए उसने उसके फोन से उसके सभी मैसेजेस का रिप्लाई दिया और वाराणसी जाकर फोटोज को भी पोस्ट किया, जिससे कि सबको ये लगे कि ईवा वाराणसी के अंदर है। अब ऑब्वियस ही बात है, खुद की फोटो तो पोस्ट कर नहीं सकती थी, तो आसपास की जगहों की उसने फोटो डाल दी और वहीं उसने आखिरी बार ईवा का फोन यूज करके नदी में फेंक दिया, जिससे कि सबको ये लगे कि ईवा वाराणसी के अंदर ही कहीं खो गई है। अब आगे सत्यजीत मेधा से कहता है कि इतनी इन्वेस्टिगेशंस को देखने के बाद हरिता को ये बात पता चल चुकी होगी कि हमें उसका सच पता चल चुका है। खैर इसके बाद हम हरिता को देखते हैं, जो कि मेधा के घर पर जाती है और चेक करने लगती है कि मेधा के हाथ उसके खिलाफ क्या क्या सबूत लगे हैं। और उसी बीच हरिता उस फ्रिज के सामने आ जाती है, जो कि असल में वही फ्रिज था जिसके अंदर उसने एक वक्त पर ईवा के शरीर को काट कर रखा था, और इसलिए यहाँ पर इस फ्रिज को बड़े स्पेसिफिकली जूम करके दिखाया गया था मेधा के सामने। खैर उसी फ्रिज के अंदर हरिता को ईवा के कटे हुए बॉडी पार्ट्स दिखते हैं, जैसे उसने एक समय पर किए थे, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं था, और हरिता की चीख के साथ सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले दिन सबको ये पता चलता है कि फ्रिज के फटने की वजह से हरिता की जान चली गई, पर मेधा को विश्वास था कि ईवा की ही आत्मा ने हरिता को मारा होगा। पर सत्यजीत तब उससे ये कहता है कि मैं इसे सच नहीं मानता, हरिता की मौत बस फ्रिज फटने की वजह से हुई है और यही मेरे लिए सच है। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम मेधा को अपनी माँ और चीनू के साथ घर में खुश देखते हैं कि तभी मेधा की बहन की फोटो का ग्लास अपने आप टूटने लगता है, और फिर हम देखते हैं कि अचानक से ज़ारा की आंखें खुल गई हैं, यानी कि उसे किसी की आत्मा के आने का एहसास हो रहा था, यानी कि मेधा की बहन की आत्मा का। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कोल्ड केस फिल्म की कहानी। अब एंडिंग की बात करें तो मेरे हिसाब से ये पार्ट 2 के लिए प्लॉट की तरह रखा गया है, क्योंकि पार्ट 2 में हमें बताया जाएगा कि मेधा की बहन की मौत कैसे हुई थी, क्योंकि ये चीज़ भी अभी तक पता नहीं चली है, क्योंकि ये सच अभी सामने आया ही नहीं। और इस पार्ट में शायद उसकी बहन की आत्मा आएगी, उसके बारे में बताया जाएगा कि उसके साथ क्या हुआ। एंड आई बिलीव कि उसके साथ में ऐसा ही कुछ ना कुछ हुआ होगा, क्या पता दर्शन ने कुछ ना कुछ किया हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। इस मूवी को आप Amazon प्राइम पर जाकर देख सकते हैं, आपको देखने में काफी मजा आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए